डीएम साहब और एसपी साहब एक साधारण इंसान का भेष बनाते हैं, अपने कपड़ों में कैमरा लगाते हैं और सीधा थाने पहुंच जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहां पर जो दरोगा साहब थे, उन्होंने अपनी कमीज के बटन खोल रखे थे और वह टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए थे। वहां जाने के बाद वे अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं और रिपोर्ट लिखने के बदले में उनसे पैसा मांगने लगते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे और क्यों डीएम साहब और एसपी साहब इस तरह इस थाने के अंदर आए, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की। एक शहर के अंदर नए नए डीएम साहब की ज्वाइनिंग होती है और डीएम साहब आकर अपना चार्ज संभालते हैं। डीएम साहब के जो पिता थे वो एक पुलिस वाले थे और डीएम साहब के पिता काफी ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और साथ में उसको संस्कारों के साथ साथ ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने उसको सिखाया था कि बेटा, ओहदा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी ईमानदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईमानदारी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर ईमानदार हम लोग रहेंगे तो कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा सकता। इसी चीज को सीखते हुए डीएम साहब बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ वो इस शहर में एक डीएम के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। वहां आने के बाद जैसे ही 2-3 दिन उनको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए तो उनके पास एक शिकायत आती है, एक थाने को लेकर। शिकायत में लिखा हुआ था कि इस थाने के अंदर जो भी स्टाफ है वो किसी की रिपोर्ट नहीं लिखता है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई करता है। अगर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं तो लोगों से पैसे मांगे जाते हैं और बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद डीएम साहब सोचते हैं कि हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए ऐसी शिकायतें भेजी गई। उसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद फिर से एक और शिकायत आती है जिसमें भी यही बात लिखी हुई थी। अब उस शिकायत को देखने के बाद डीएम साहब को थोड़ा सा शक होता है और इसी शक के चलते वो एसपी साहब को इस बात के बारे में खबर करते हैं। एसपी साहब को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही एसपी साहब और डीएम साहब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो बातों ही बातों में डीएम साहब उन शिकायतों के बारे में एसपी साहब को बताते हैं। अब एसपी साहब जैसे इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि कई शिकायतें मेरे पास भी आई हैं, लेकिन मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था कि हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए ऐसी शिकायतें भेजी जा रही हैं। अब इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब इस शिकायत की तहकीकात करना चाहते हैं। तहकीकात करने के लिए जैसे ही वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि अगर हम तहकीकात करने के लिए थाने के अंदर जाएंगे तो हो सकता है उन लोगों को पहले से ही पता चल जाए और हमारे सामने वो कोई ऐसा काम न करें। तो दोनों जन मिलकर तय करते हैं कि इसके लिए हम लोग एक सिटिंग ऑपरेशन करेंगे और उसके तहत हम उस थाने के अंदर जाएंगे और शिकायत लिखवाएंगे। फिर देखेंगे कि थानेदार हमारे साथ किस तरह का सलूक करता है। इधर जो थाना था, उस थाने के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। लोग उसके अंदर जब शिकायत लिखवाने के लिए आया करते तो दरोगा साहब बड़े ही रौब में उनसे बात किया करते। न ही अच्छी तरह से उनकी शिकायतों को लिखा जाता और पैसे लेकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। शिकायतें लिखवा भी दी जाती थीं तो उसके बाद उन शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया जाता था। दरोगा साहब अपनी शर्ट के 3-4 बटन खोल के और टेबल पर पैर रखकर ऐसे बैठते थे कि मानो वही इस शहर की तरफा। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते थे और इसी तरह से उस थाने का काम चल रहा था। इसके बाद जो डीएम साहब और एसपी साहब हैं वो एक साधारण इंसान का भेष धरते हैं, अपने माथे पर गमछा बांधते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं और शर्ट के एक बटन के अंदर कैमरा लगा लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना भेष बदल दिया था ताकि किसी की पहचान में ना आ सकें कि ये डीएम और एसपी साहब हैं। वो लोग अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूर खड़ा करते हैं और वहां से पैदल पैदल उतरकर उस थाने के अंदर जाने लगते हैं। वहां पर जैसे ही थाने के अंदर घुसने वाले होते हैं तो एकदम से जो दरवाजे पर हवालदार खड़ा हुआ था वो एकदम से उनको रोकता है, कहता है, अरे इस तरह से थाने के अंदर क्यों जा रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? तो उसके बाद डीएम साहब कहते हैं, हमें रिपोर्ट लिखवानी है और उसी के लिए हम थाने के अंदर जा रहे थे। तभी जो वहां पर कांस्टेबल था वो उनसे कहता है, इस तरह से तुम इस थाने के अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम पहली बार थाने आए? इस थाने के अंदर कैसे जाया जाए? इसके बाद जो डीएम साहब थे इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी ये बात एसपी साहब के समझ में आ जाती है तो वे उनको एक साइड ले जाते हैं और कहते हैं, ये पैसे मांग रहा है, इसको कुछ पैसे दे दो वरना ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। अब डीएम साहब को इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वह फिलहाल सिटिंग ऑपरेशन कर रहे थे और इसी वजह से वो कुछ नहीं कहते। अपने गुस्से को वहीं दबा लेते हैं और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और हवालदार साहब को देने लगते हैं। दोस्तों, डीएम साहब ने T10 अपनी जेब से निकाले थे और उस हवालदार साहब के सुपुर्द कर दिए थे, लेकिन हवालदार साहब एकदम से उनसे कहते हैं, क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है जो मैं T10 में तुम्हें अंदर जाने दूंगा? उसके बाद जो डीएम साहब हैं दोबारा से अपना हाथ जेब के अंदर डालते हैं और जेब से 30-50 का एक और नोट निकालते हैं। फिर 360 हवालदार साहब को देते हुए कहते हैं, मालिक हमारे पास बस इतना ही है, बहुत ही गरीब आदमी है,
अगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद हवलदार साहब पैसों को रख लेते हैं और उनसे कहते हैं अंदर साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। डीएम साहब और एसपी साहब उसके पास से उस केबिन में जाते हैं जहां पर थाने के दरोगा बैठे हुए थे। दरोगा साहब के जैसे केबिन के अंदर वे एंट्री करते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वे देखते हैं कि जो दरोगा साहब हैं वे अपने पैरों को टेबल पर रखकर अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर अपनी कुर्सी पर लेटे हुए हैं। अब जैसे ही डीएम साहब उस ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो वे अपने पैरों को एक साइड करते हुए उनका चेहरा देखकर कहते हैं, हाँ भाई, इसलिए आए हो तुम यहाँ पर, और क्या काम है तुम्हें? उसके बाद डीएम साहब जो गरीब के भेष में थे वे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मालिक, हमारा ऑटो चोरी हो गया है, आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरे ऑटो को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए, मेरी रोजी रोटी का वही सहारा है, अगर वह नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो उसके बाद दरोगा साहब झल्लाते हुए उनसे कहते हैं, सुबह से कहाँ मर गए थे जो तुम अब शाम को आए हो? उसके बाद डीएम साहब कहते हैं, मालिक, सुबह से हम अपने ऑटो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें हमारा ऑटो मिल जाए और हमें पुलिस के चक्कर में न पड़ना पड़े, लेकिन अब हम आप लोगों के पास आए हैं, आप हमारी रिपोर्ट लिख दीजिए और हमारे ऑटो को ढूंढ दीजिए। इसके बाद जो दरोगा साहब हैं वे कहते हैं, ऐसे तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, शाम हो चुकी है, शाम के लिए कुछ इंतजाम करो और उसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। अब इस बात को जैसे ही डीएम साहब सुनते हैं तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता है, वे वहीं पर चुपचाप से खड़े रह जाते हैं। तभी जो एसपी साहब हैं दरोगा साहब से कहते हैं, मालिक, हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? उसके बाद जो दरोगा साहब हैं वे एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से मुंशी को आवाज लगाते हैं, कहते हैं, इन दोनों को बाहर निकालो, इन गरीब और भिखमंगे लोगों को तुमने ऑफिस के अंदर आने क्यों दिया? उसके बाद जो मुंशी होता है उनकी बाजू को पकड़कर उस थाने से बाहर निकालने लगता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वह उनको समझाता है कि अगर आप लोगों को अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो दरोगा, इससे पहले वो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख सकते, वो अगर शाम की सेवा के लिए कह रहे हैं तो उनके लिए कुछ पैसों का इंतजाम करो और उसके बाद ये तुम्हारा काम कर सकते हैं। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब दोबारा से दरोगा साहब के कैबिनेट में जाते हैं और डीएम साहब अपनी जेब से जो भी उनके पास पैसे थे, तकरीबन ये 5500 थे, उन पैसों को उनके टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं हाथ जोड़कर, मालिक, हमारे पास केवल यही पैसे थे और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब उन पैसों को देखते हैं तो एकदम से गर्म हो जाते हैं और उनको धमकाने लगते हैं, कहते हैं, इतने से पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तुम्हारे ऑटो को ढूंढने के लिए बहुत सारा खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर उधर जाना पड़ेगा और हम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी, और पैसे लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। अब इसके बाद जो एसपी साहब साइड में खड़े हुए इन सभी चीजों को देख रहे थे वो एकदम से बोलते हैं, साहब, आपको सरकार भी तो तनख्वाह देती है रिपोर्ट लिखने के लिए और हम लोगों की सेवा करने के लिए, तो आप इस तरह से हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? अब इस बात को सुनने के बाद जो दरोगा साहब होते हैं उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और एकदम से झल्ला कर कहते हैं, अब तू हमें कानून सिखाएगा क्या? अभी ले, मैं तुझे बताता हूं कि कानून किस तरह का होता है। थाने के बाहर से जोर से सायरन की आवाज आती है और 2 गाड़ियां दनदनाती हुई सीधी उस थाने पर पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही दरोगा साहब एसपी साहब के पास डंडा लेकर पहुंचते हैं तो एकदम से उन गाड़ियों से टीम निकलती है। टीम निकलने के बाद पूरे थाने के अंदर फैल जाती है। वह अंदर आकर दरोगा को बताते हैं, जिनके सामने तुम खड़े हुए हो यह और कोई नहीं, इस शहर के डीएम हैं और दूसरे जो खड़े हुए हैं ये इस शहर के एसपी हैं। तुमने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी इनके साथ इस थाने के अंदर आने के बाद हुआ है उसकी सारी वीडियो फुटेज बन गई है और उसका प्रशासन हेडक्वार्टर में हुआ है। अब इस बात को जैसे ही दरोगा साहब सुनते हैं तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं डीएम साहब और एसपी साहब के सामने। उसके बाद डीएम साहब दरोगा साहब को धमकाते हुए कहते हैं, तुम्हारा काम यही है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रखा है। तुम्हारी शिकायतें कई बार मेरे पास आई थी, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए कोई इस तरह की शिकायतें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पूरा मामला समझ में आया है। अब तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड करवा देते हैं और उनकी जगह नए स्टाफ को भर्ती किया जाता है। डीएम साहब एसपी साहब से कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस वालों को बुलाओ और ये जो वीडियो फुटेज हमने बनाई है, जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसकी वीडियो सभी को दिखनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि अगर वे थाने के अंदर ऐसा करते हैं तो उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद एसपी साहब सभी पुलिस वालों को बुलाते हैं और उनको वह वीडियो फुटेज एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। कुछ पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज को देखने के बाद हंस रहे थे और कुछ पुलिस वाले इस बात को देखकर शर्मिंदा हो रहे थे। डीएम साहब सभी को आदेश देते हैं, आज के बाद किसी भी थाने में अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है।
वो सभी को आगाह करते हैं कि ऐसा कोई भी अपने थाने में ना करें और पुलिस का जो कर्तव्य होता है उसको निभाने की कोशिश करें। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं, उनके पिता को उनके बारे में पता चलता है कि उनके बेटे ने इस तरह से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन के तहत समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज तैयार किया है, जिससे सभी को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता इस बात को सोचकर अपने बेटे पर फख्र महसूस करते हैं और उनका सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, यह थी कहानी एक डीएम साहब की, जिनके पिता ने उन्हें ईमानदारी की नीति सिखाई और उसके बाद उन्होंने एसपी साहब के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन किया। आप क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। इस कहानी के अंदर कई तरह के पात्र हैं और उन पात्रों की अलग अलग भूमिकाएं रही हैं। उन भूमिकाओं से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि डीएम साहब और एसपी साहब ने जो किया वह बिल्कुल ही सही था। उन्होंने समाज को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हमें ईमानदारी के साथ जीना चाहिए और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी द क्राइम सिक्का पर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह सच्ची घटना आपके लिए प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें ऐसी और कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिले। हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं और इस बारे में आपके क्या विचार हैं। ऐसी ही और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।